हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को कराया जाएगा एंड इससे रिलेटेड जो क्लासेस हो चुकी हैं अभी तक उनका एक फोल्डर बना दिया गया है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से, जो कि आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ पर सारी आपको क्लासेस इससे जुड़ी हुई मिल जाएंगी। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जेआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। यहाँ तक हो गया था, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, बीसी गुहा के द्वारा कितने मूल प्रजाति तत्वों की पहचान की गई है? 3, 4, 5, 6 यहाँ पर दिए गए हैं। बीसी गुहा ने कितने मूल प्रजाति तत्वों की बात की है? 6। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, भारतीय शादी ब्याह में प्रदर्शनी उपभोग का आधिक्य है, यह किन दो बातों के संबंध में प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन देखिए, किसी व्यक्ति की जाति का प्रदर्शन, धन का प्रदर्शन, महंगे भोजन कराना, अपने सामाजिक स्थिति का प्रदर्शन करना। इसे नंबर्स में आप लोग देख लीजिएगा। ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। बताइए, जो प्रदर्शनीय उपभोग है इनमें उनसे संबंधित क्या है? कौन सा सही है? किसी व्यक्ति की जाति का प्रदर्शन है, धन का प्रदर्शन है, महंगे भोजन कराना, अपनी सामाजिक स्थिति का प्रदर्शन करना है। कौन सा ऑप्शन यहां पर सही होगा? सेकेंड एंड फोर्थ, धन का प्रदर्शन और अपनी सामाजिक स्थिति का प्रदर्शन करना। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेबलिन का यह कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, यहाँ पर मिलान करना है। अधिनियम दिए गए हैं, दहेज निरोधक अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और घरेलू हिंसा अधिनियम। देखकर बताइए जल्दी से कौन सा सही होगा। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में आया था। ठीक है, हिंदू विवाह अधिनियम की बात की जाए तो 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की बात की जाए तो ये कहाँ हो जाएगा 1956 से, और घरेलू हिंसा अधिनियम ये हो जाएगा 2005 से संबंधित। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, मिलान करना है नव स्थानीय आवास, पत्नी स्थानिक आवास, पितृ तंत्रात्मक आवास और द्विस्थानीय आवास है यहाँ पर। बताइए देखकर कौन सा सही होगा। एक नवविवाहित दंपति आवास जो पिता के घर में रहता है उसे क्या कहा जाएगा? पितृ तंत्रात्मक आवास। एक नवविवाहित दंपति जो पत्नी की माता के घर में रहता है उसे हम क्या कहेंगे? पत्नी स्थानिक आवास। एक नवविवाहित दंपति जो पत्नी अथवा पति के घर परिवार के साथ रहता है उसे क्या कहा जाएगा? द्विस्थानिक आवास। और आखिरी में बचता है एक नवविवाहित दंपति जो अपने स्थान का कहीं भी, यहाँ तक कि उनके परिवारों के मूल स्थानों से भिन्न हो, उसे नवस्थानिक आवास कहा जाएगा। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। प्रश्न है, वर्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया किसमें? वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ ऋग्वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृति। यहाँ पर ऑप्शन है, सही क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? वर्ण शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ? ऋग्वेद में। ऋग्वेद, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अधिनियम अंतरजातीय विवाह की मान्यता प्रदान करता है? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, बाल विवाह निरोधक अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम या फिर हिंदू विवाह अधिनियम। इनमें से कौन सा अधिनियम है जो अंतरजातीय विवाह की मान्यता देता है? विशेष विवाह अधिनियम 1954। ठीक है, विशेष विवाह अधिनियम 1954 होगा। सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित किया गया? 1955, 1952, 1956 या फिर 1957। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम
अस्पृश्यता के अंत की बात किस अनुच्छेद में की गई है? 17 अनुच्छेद में। यहां पर क्या होगा? 1955। ऑप्शन ए होगा यहां पर सही। नेक्स्ट है, किसने कृषक समाज का वर्गीकरण संक्रमणशील कृषक समाज व स्थायी कृषक समाज में किया है? रॉबर्ट पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, जीएस गुरिये, हेरोल्ड जे पीके यहाँ पर ऑप्शंस है। इनमें से किसने कृषक समाज का वर्गीकरण संक्रमणशील कृषक समाज और स्थायी कृषक समाज में किया? कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर राइट? हेरोल्ड जे पीके, डी यहाँ पर राइट होगा। और कृषक समाज की अवधारणा किसने दी है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। कृषक समाज को इन्होंने अवशिष्ट समाज कहा था, ठीक है, अवशिष्ट समाज कहा था कृषक समाज को रॉबर्ट रेडफील्ड ने। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हेरोल्ड जे पीके हैं। इन्होंने कृषक समाज का वर्गीकरण संक्रमणशील कृषक समाज और स्थायी कृषक समाज में किया है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। यहाँ पर है, निम्न में से आकस्मिक एवं दीर्घकालिक अपराधी को किसने 2 भागों में विभाजित किया? अलेक्जेंडर एंड स्टॉफ, किंग्सले डेविस, सदरलैंड, मेंडल यहाँ पर ऑप्शंस हैं। आकस्मिक और दीर्घकालिक अपराधी को किसने 2 भागों में विभाजित किया? क्राइम इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। यहाँ पर अलेक्जेंडर एंड स्टॉफ होगा। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, मॉर्गन के अनुसार निम्न में से कौन सा परिवार के उद्विकास का सही क्रम है? देखकर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर राइट। सबसे पहले किस परिवार की बात की क्रमानुसार लगाना है? तो देखिए, समरक्त परिवार, फिर उसके बाद समूह परिवार की बात की, युगल परिवार की, और फिर पित्त सत्तात्मक, और उसके बाद आखिरी में एक विवाही परिवार की बात की है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 टोटल 5 प्रकार के परिवार की बात की थी। इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 5 हैं। पहले समरक्त परिवार है, फिर उसके बाद समूह विवाही परिवार है, युगल परिवार है, पित्त सत्तात्मक, और आखिरी में एक विवाही परिवार की उन्होंने बात की है। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, परिवार का पितृवंशीय एवं मातृवंशीय वर्गीकरण किस पर आधारित है? प्राधिकार पर, उत्तराधिकार पर, वंश पर, या फिर निवास पर? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? परिवार का पितृवंशीय एवं मातृवंशीय वर्गीकरण इनमें से किस पर आधारित है? सही क्या होगा? सही होगा वंश। वंश होगा, ऑप्शन सी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है, जाति से बाहर विवाह करने की प्रेरणा किस कारण से उत्पन्न होती है? औद्योगिक विकास के कारण, सामाजिक विकास के कारण, धार्मिक विकास के कारण, नैतिक विकास के कारण? जाति से बाहर विवाह करने की प्रेरणा किस कारण से उत्पन्न होती है? औद्योगिक विकास के कारण। ठीक है, ए यहां पर सही हो जाएगा। क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह क्या कहलाता है? पैशाच विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह? क्रय द्वारा किया गया व्यवहार हिंदू विवाह क्या कहलाता है? विवाह के 8 स्वरूप या विवाह के 8 प्रकार थे। 4 उच्च कोटि जिसे प्रशस्त विवाह, और 4 निम्न कोटि जिसे अप्रशस्त विवाह कहा गया था। यहाँ पर क्रय द्वारा किया गया विवाह क्या कहलाता है? असुर विवाह। ठीक है, असुर विवाह है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, दैव विवाह को ये प्रशस्त विवाह है, और बाकी के तीनों कौन से हैं? ये अप्रशस्त विवाह के अंतर्गत आते हैं। दैव विवाह को हटा दे, गंधर्व विवाह रख दे, तो ये पूरे चारों के चारों अप्रशस्त विवाह के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, एक निम्न जाति के पुरुष का एक उच्च जाति की महिला से हिंदू समाज में विवाह कहलाता है? ब्रह्म विवाह, अनुलोम विवाह, आश्व विवाह, प्रतिलोम विवाह यहाँ पर है। निम्न जाति के पुरुष का एक उच्च जाति की महिला से हिंदू समाज में विवाह क्या कहलाता है? क्या होगा ये? यहाँ पर सही क्या होगा? प्रतिलोम विवाह होगा। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से
संस्कृति को मानवीय समाज के प्रति एक अनुक्रिया के रूप में किसने माना? रॉबर्ट रेडफील्ड, रेडक्लिफ ब्राउन, मेलानोव्स्की, लिंटन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। निम्न में से संस्कृति को मानवीय समाज के प्रति एक अनुक्रिया के रूप में किसने माना? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? मेलानोव्स्की होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट है। इन्होंने संस्कृति को मानवीय आवश्यकता की पूर्ति का साधन बताया था और इस संस्कृति का जो निर्माण है व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया है, ये भी मेलानोव्स्की द्वारा ही कहा गया है। अब देखिए यहाँ पर मिलान करना है, देखकर बताइए सही क्या होगा। विनिमय किससे संबंधित हो जाएगा? पीटर ब्लाउ से। नाट्यकला किससे संबंधित हो जाएगा? गॉफमैन से। अंतः आत्मनिष्ठता ये शुट से हो जाएगा और निर्देशिकता ये गॉरफिंकल से हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, किसी मुख्य संस्कृति के अंतर्गत लघु संस्कृति का विकसित हो जाना कहलाता है? प्रति संस्कृति, उप संस्कृति, सांस्कृतिक तत्व या फिर इनमें से कोई नहीं? किसी मुख्य संस्कृति के अंतर्गत लघु संस्कृति का विकसित हो जाना क्या कहलाता है? कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर राइट? उप संस्कृति। ठीक है, उप संस्कृति होगा, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, क्लोवर्ट तथा ओलिन ने 3 प्रकार की उप संस्कृतियों की चर्चा की है। निम्न में से किसकी चर्चा उन्होंने नहीं की है? अपराधी उप संस्कृति, संघर्षात्मक उप संस्कृति, प्रत्यावर्तन उप संस्कृति और विद्रोही उप संस्कृति यहाँ पर दिया गया है। क्लोवर्ट तथा ओलिन ने 3 प्रकार की उपसंस्कृतियों की बात की थी, इनमें से किसकी बात इन्होंने नहीं की है ये बताना है। विद्रोही उपसंस्कृति, डी यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, जब सांस्कृतिक मूल्य, प्रतिमान आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाते हैं तो उसे बोर्डियू के अनुसार क्या कहेंगे? संस्कृतिकरण कहेंगे, समाजीकरण कहेंगे, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन कहेंगे या फिर सांस्कृतिक हस्तांतरण? कौन सा राइट होगा यहां पर? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, सी यहां पर सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, भारत के अधिनियम में 6ठी अनुसूची का संबंध किससे है? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्गों से या फिर अल्पसंख्यकों से? 6ठी अनुसूची इनमें से किससे संबंधित है? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज के मानदंडों और मूल्यों के आंतरिकरण के साथ साथ अपनी सामाजिक भूमिकाओं का संपादन करना एवं सीखना दोनों बातें सम्मिलित होती हैं, उन्हें कहते हैं समाजवाद, समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण या फिर विसमाजीकरण? बताइए क्या होगा यहाँ पर? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जिसमें समाज के मानदंडों, मूल्यों के आंतरिकरण के साथ साथ अपनी सामाजिक भूमिकाओं का संपादन करना एवं सीखना दोनों ही शामिल हो, उसे हम कहेंगे समाजीकरण। समाजीकरण, सोशलाइजेशन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, जिसका कि फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही। समाजीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लीजिए जो कि प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, समाजीकरण जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। एक प्रश्न इससे भी संबंधित पूछा जाता है। चूंकि जीवन प्रयत्न चलता है तो समाजीकरण एक गतिशील प्रक्रिया हो जाएगी, इसमें निरंतरता होती है। महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है? किशोरावस्था से बाल्यावस्था समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था है। प्रारंभिक अवस्था कौन सी है समाजीकरण की? तो बाल्यावस्था हो जाएगा। और बच्चा या व्यक्ति जिस समाज का सदस्य है उस समाज के ही मानक मूल्यों, मानदंडों को आत्मसात करने की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है। दूसरे समाज के मानदंडों, मूल्यों को आत्मसात करना समाजीकरण नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो यहां पर होगा बी सही। चलिए आगे चलते हैं।
प्रश्न है किसका कहना है कि वर्ग सामाजिक समूह नहीं है बल्कि ये लोगों का समग्र है जो जीवन के समान अवसर रखते हैं। वर्ग सामाजिक समूह नहीं है बल्कि ये लोगों का समग्र है जो जीवन के समान अवसर रखते हैं। ऑप्शंस में मैक्स वेबर है, कार्ल मार्क्स है, सोरोकिन है, दुर्खीम है। यहाँ पर क्या होगा सही? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? मैक्स वेबर ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है किस विचारक ने स्त्रीकरण के आर्थिक कारक को सर्वाधिक महत्व देते हुए वर्ग चेतना एवं वर्ग संघर्ष का विश्लेषण किया है? मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्ट, विल्फ्रेडो पेरेटो, कार्ल मार्क्स। किस विचारक ने स्त्रीकरण के आर्थिक कारक को सर्वाधिक महत्व देते हुए वर्ग चेतना एवं वर्ग संघर्ष का विश्लेषण किया? वेबर, अगस्त कॉम्ट, पेरेटो, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। राइट आंसर कार्ल मार्क्स हो जाएगा, डी यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन ग्राम समुदाय की विशेषता नहीं है? खेतीहर व्यवस्था, अंधविश्वास, जजमानी व्यवस्था, औपचारिक संबंध। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। ग्राम समुदाय की विशेषता नहीं है ये बताना है तो औपचारिक संबंध नहीं होते हैं, अनौपचारिक संबंध होंगे। यहाँ पर डी होगा सही। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है समूह जिनमें घनिष्ठता के अभाव के साथ साथ आकस्मिक संपर्क ही द्वितीयक समूह का सार तत्व हो या किसका कहना है? ऑगबर्न एंड निमकॉफ, बियरस्टेट, मर्टन, C.H. कूले। समूह जिनमें घनिष्ठता के अभाव के साथ साथ आकस्मिक संपर्क ही द्वितीयक समूह का सार तत्व हो उसे हम क्या कहेंगे? कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर सही? ऑगबर्न एंड निमकॉफ ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी किसकी है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी के लेखक कौन है? ऑप्शंस में है एंथोनी गिडेंस, मिशेल फूको, A.R. रेडक्लिफ ब्राउन, B. मेलानोव्स्की। बताइए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी किसकी है? रेडक्लिफ ब्राउन की। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है भारत में जाति भारतीय आर्य संस्कृति का ब्राह्मण बालक है जो गंगा और यमुना के मैदानों पर पोषित हुआ और उधर से देश के अन्य भागों में पहुंचा है। यह कथन किसका है? इरावती कार्वे, G.S. घुरिये, M.N. श्रीनिवास, M.K. गांधी। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। क्या होगा यहाँ पर सही? G.S. घुरिये ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अपनी किस पुस्तक में एर्विन गॉफमैन ने नाटकीय उपागम यानी कि अभिनय शास्त्रीय उपागम का वर्णन किया है? माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, असाइलम्स, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, इंट्रैक्शन, रिचुअल। अब देखिए माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी तो गॉफमैन की है नहीं, ये किसकी पुस्तक है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड की है। असाइलम किसकी है? ये गॉफमैन की है, ठीक है, जिसमें उन्होंने जो समग्र संस्था, संपूर्ण संस्था है उसका कॉन्सेप्ट दिया था, जिसका उदाहरण, समग्र संस्था का उदाहरण जेल को, पागल खाने को इन्होंने बताया। यहाँ पर सही होगा द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है यह कथन किसका है कि मैंने अपना शोध असहभागी प्रेक्षक के रूप में प्रारंभ किया था? जैसे मैं समुदाय में स्वीकृत हुआ मैंने स्वयं को लगभग गैर प्रेक्षक सहभागी के रूप में पाया। ऑप्शंस देखिए मेलानोव्स्की है, दुर्खीम है, विलियम एफ वाइट है, एन एडरसन है। क्या होगा यहाँ पर? विलियम एफ वाइट, सी यहाँ पर सही होगा। और यहाँ पर आखिरी प्रश्न है धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था अब वह वैसा नहीं माना जा रहा, किसने परिभाषित किया है? ऑप्शंस में है A.R. देसाई, योगेंद्र सिंह, M.N. श्रीनिवास, S.C. दुबे। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था अब वह वैसा नहीं माना जा रहा है।
सही यहाँ पर होगा एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है और इन्होंने धननिरपेक्षीकरण की अवधारणा दी थी। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।